हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हाल ही में वित्त मंत्री के द्वारा हमारे देश का बजट प्रस्तुत किया गया है। यह बजट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि सड़क, रेलवे और लॉजिस्टिक्स को मजबूत करने के लिए काफ़ी ज़्यादा सराहा जा रहा है। यह निस्संदेह ही हमारे देश के आर्थिक विकास को काफ़ी ज़्यादा गति देगा और इस प्रकार के जो कदम हैं, वह हमारे देश की स्थिति को और ज़्यादा मजबूत बनाने में काफ़ी ज़्यादा सहयोगी रहेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण क्षेत्र को इस बजट में लगभग नज़रअंदाज सा कर दिया गया है और वह है आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का क्षेत्र। भारत का भविष्य आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कैसे सुरक्षित होगा, यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जब हम वैश्विक विकास की ओर देखते हैं और यह देखते हैं कि जो देश किसी भी परिवर्तनकारी तकनीक को काफ़ी ज़्यादा जल्दी से भांप जाता है और शुरुआत में ही गहरे स्तर पर उस तकनीक के क्षेत्र में या फिर उस सर्विस के क्षेत्र में, उस प्रोडक्ट के क्षेत्र में अपना कब्जा कर लेता है, वह काफ़ी लंबे समय तक इसका फ़ायदा उठाता है। उदाहरण के लिए अगर देखें तो 20वीं शताब्दी के शुरुआत में यह प्रोडक्ट था ऑयल एंड उस उसके बाद 20वीं सदी के अंत में यह प्रोडक्ट था सेमीकंडक्टर्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो जिन देशों ने शुरुआत में ही इन क्षेत्रों में अच्छी उन्नति कर ली थी, इनकी अच्छी गहरी समझ डेवलप कर ली थी, उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक इसके आर्थिक लाभ उठाए हैं। आज हमारा देश भी ऐसे ही एक टर्निंग पॉइंट पर खड़ा हुआ है। हम जानते हैं कि हमारे पड़ोसी देश चीन ने हाल ही में अपना एआई चैटबॉट डीप सीक के नाम से लॉन्च किया है, जो कि उसके अमेरिकी प्रतिद्वंदी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम लागत में विकसित किया गया है और काफ़ी ज़्यादा उससे उन्नत है। डीप सीक उसे कहा जा रहा है। तो आज हमारे देश के लिए भी यही एक टर्निंग पॉइंट है, जिसे हम हमारे देश का डीप सीक मूवमेंट कह सकते हैं। तो यह हमें तय करना होगा कि हम सिर्फ दूसरे देशों से एआई टेक्नीक या एआई के इनोवेशंस इंपोर्ट करेंगे या फिर हम आगे चल के इसे खुद भी विकसित करके एक वैश्विक लीडर की भूमिका अदा कर सकते हैं या नहीं। इसी के बारे में हम इस वीडियो में और विस्तृत चर्चा करेंगे। सो एआई डेवलपमेंट की जब भी बात आती है तो हमारे देश में जो आर&डी बजट है, वह एक काफ़ी ज़्यादा मेजर हर्डल के रूप में, मेजर चैलेंज के रूप में निकल के सामने आता है। भारत अपनी जीडीपी का केवल 0.7% रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा करता है। इस टेबल को गौर से देखें तो हमारा देश सिर्फ 0.7% अपना जीडीपी का हर साल रिसर्च पर खर्च करता है। वहीं चाइना 2.4% अपनी जीडीपी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करता है। यूएसए 3.5% और इजराइल 5% से ज़्यादा अपनी कुल जीडीपी का रिसर्च और डेवलपमेंट पे खर्च करता है। रिसर्च और डेवलपमेंट में वह सब कार्य आ जाते हैं जिसमें कोई नया क्षेत्र में, किसी नए क्षेत्र में कोई खोज की जाती है, कोई अनुसंधान किया जाता है और हमारी जीवन को और बेहतर बनाने के प्रयास किए जाते हैं। अब यही एक कारण है कि हम हमारी जीडीपी में काफ़ी कम जीडीपी का काफ़ी कम निवेश रिसर्च के लिए करते हैं। हमारे पास एआई और सेमीकंडक्टर क्षेत्र की इनोवेशंस की और पेटेंट की संख्या चाइना और यूएसए की तुलना में काफ़ी ज़्यादा कम है। तो अब इस समस्या का निराकरण कैसे किया जाए, उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम हमारे देश में विश्वविद्यालय स्तर के ही स्टार्टअप्स को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करें। अभी हमारे देश में जो स्टार्टअप कल्चर है, वो विश्वविद्यालय में जो स्टार्टअप हो रहे हैं, उनके प्रति इतना ज़्यादा सीरियस या फोकस्ड नहीं है। हम
उन स्टार्टअप्स को ज़्यादा प्रेफ़रेंस दे रहे हैं जिसमें उनके जो प्रमोटर हैं या उनके जो फाउंडर्स हैं, उनके पास कुछ एक्सपीरियंस है और उन्होंने उसी क्षेत्र में लंबे समय तक कार्य कर लिया है और अब वो कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन विश्वविद्यालय या कॉलेज स्तर पे जो शुरू होने वाले स्टार्टअप्स हैं, उसमें अभी भी हमारी उतनी ज़्यादा गहरी रुचि नहीं है। तो अगर इसके बारे में उदाहरण देखें तो गूगल भी एक कॉलेज में प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुआ था। फ़ेसबुक भी एक कॉलेज में, अमेरिकी कॉलेज में एक प्रोजेक्ट के रूप में ही हुआ था शुरू और आज हम देखते हैं कि गूगल, फ़ेसबुक और इसके जैसी अन्य कंपनियाँ काफ़ी ज़्यादा बड़े स्तर पे आ चुकी है और विश्व की टॉप कंपनीज़ बन चुकी हैं, जो कि कभी एक कॉलेज की स्टार्टअप थी, एक कॉलेज का प्रोजेक्ट थी। यही कल्चर हमें हमारे देश में एनकरेज करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। सरकार को भी एआई फंडिंग के लिए अपने रास्ते और ज़्यादा बड़े करने पड़ेंगे और ज़्यादा फंडिंग करनी पड़ेगी। रिसर्च ग्रांट्स को भी बढ़ाना पड़ेगा, जब जाके हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ इस तरीके का इनोवेशन हमारे देश में भी हो। अब अभी एक और समस्या जो होती है, वो होती है कि हमारे जो भी स्टार्टअप्स हैं, वो सिर्फ़ निवेश के लिए पैसे की ही काफ़ी ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि बस फंडिंग मिल जाए। जैसे भी फंडिंग मिल जाए, उनका मुख्य फ़ोकस इसी के लिए रहता है और इस फंडिंग की दौड़ में जो उनका कोर एक्सपर्टीज़ है, जो उनके स्टार्टअप का आइडिया है, वो कहीं न कहीं पीछे छूट जाता है। तो हमें हमारे निवेशकों को भी भरोसा दिलाना होगा कि हम हमारे जो कोर आइडिया है, उसके प्रति समर्पित हैं और निवेश उस उसकी में एक बाधा नहीं बनेगा। तो हमारे लिए ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हमारी फंडिंग्स को बढ़ाएँ और स्टार्टअप कल्चर को कॉलेज स्तर पे ही काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करें। अब एक और चीज़ जो हमारे लिए ज़रूरी है कि एआई का जो इन्वेस्टमेंट है, वो सिर्फ़ एक प्रोडक्ट बनाने से संबंधित या एक वेबसाइट बनाने से संबंधित नहीं है। ये हमारे देश के लिए एक दीर्घकालिक रणनीति हो सकता है, निवेश की दृष्टि से और सुरक्षा की दृष्टि से। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम एआई के लिए रिसर्च लैब्स और हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटिंग क्लस्टर्स का निर्माण करें। जैसे कि फिजिकल गुड्स के लिए हमने हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा क्षेत्रों में एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन बनाए हुए हैं और इसमें जो भी कंपनियाँ अपनी फैक्ट्रीज़ या फिर यूनिट स्थापित करती है, सरकार द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा उन्हें काफ़ी लाभ पहुँचाए जाते हैं, विशेषकर टैक्स में छूट के माध्यम से। तो हाई कंप्यूटिंग क्लस्टर्स जो कि एआई या फिर कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज़ के लिए डेडिकेटेड हो, उनका निर्माण करना या उनकी स्थापना करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी आज के समय में हो गया है। ये शुरुआत में काफ़ी महँगा लग सकता है, लेकिन दीर्घकाल में, लंबे समय में, लॉन्ग टर्म में इसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होंगे और इसके लिए हमारे पास जो उपलब्ध रिसोर्सेज़ हैं, वो भी कम नहीं है दोस्तों। हमारे पास सबसे बड़ा लार्जेस्ट वीडियो डेटाबेस है बॉलीवुड वीडियोज़ का और अन्य वीडियोज़ का, जो हम डेटा की मदद से एआई को डेवलप करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। लार्जेस्ट बायोलॉजिकल डेटाबेस भी है हमारे पास। इंडिया के हेल्थ केयर सेक्टर में, चूँकि हम विश्व की सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश में से एक हैं, तो हमारे पास हेल्थ केयर के सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा डेटा पॉइंट हो सकते हैं, जो इस क्षेत्र में इनोवेशन में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो सकते हैं। हम ये भी जानते हैं कि हमारा देश कॉल सेंटर के लिए एक काफ़ी बड़ा हब है पूरे विश्व में। सबसे ज़्यादा ऑडियो रिकॉर्ड्स और कॉल सेंटर डेटा हमारे देश में उपलब्ध है, जो इस क्षेत्र में भी एआई को डेवलप करने के लिए काफ़ी ज़्यादा और एआई की मदद से कुछ नया इनोवेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। हमारी सरकार ने भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि सड़क,
रेलवे, बिजली इत्यादि को काफ़ी ज़्यादा प्राथमिकता दी है। लेकिन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी देश के लिए उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हम सभी को उसके लिए उतना ही महत्वाकांक्षी होने की आवश्यकता है। तो जैसे कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है, जो प्रोडक्शन को बढ़ावा देने पर सरकार द्वारा कुछ रियायतों के माध्यम से विभिन्न कंपनियों को दी जाती है, उसे एआई हार्डवेयर, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग क्लस्टर्स और एडवांस रिसर्च के क्षेत्रों तक भी बढ़ाना चाहिए। और वेंचर कैपिटलिस्ट को ये बढ़ावा देना चाहिए कि वे डीप टेक स्टार्टअप्स में भी काफ़ी ज़्यादा निवेश में रुचि दिखाएं, बजाय कि सिर्फ कंज्यूमर टेक स्टार्टअप्स। तो डीप टेक स्टार्टअप्स वो होते हैं जो हमारी ज़िंदगी को एक बेहतर दिशा देने के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होते हैं, जैसे कि गूगल इसका लाइव एग्जांपल है। गूगल के पहले या फिर कुछ हद तक याहू के पहले कोई ऐसा सर्च इंजन नहीं था। तो सर्च इंजन के आने के बाद कंप्यूटर के क्षेत्र में एक क्रांति जैसी आ गई। तो इस तरीके के जो डीप टेक स्टार्टअप हैं, जिनका उद्देश्य सिर्फ टेक्नोलॉजी की मदद से हमारे जीवन को और बेहतर आयामों तक पहुंचाना है, उनको बढ़ावा देने के लिए या निवेश उस इन क्षेत्र में आकर्षित करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयास करने होंगे, बजाय कि कंज्यूमर टेक स्टार्टअप मतलब ऐसा कोई स्टार्टअप जिसका उद्देश्य किसी प्रोडक्ट को या किसी सर्विस को आप तक पहुंचाने की मदद करना। वो प्रोडक्ट या वो सर्विस पहले से ही अस्तित्व में हो सकती है। इसके विपरीत जो डीप टेक स्टार्टअप है, वह आपकी जीवन से जुड़ी हुई किसी समस्या को हल करने में काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं। तो डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए भी हमें निवेश को प्रोत्साहन देने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अब हमारे लिए ये लगभग वैसा ही लम्हा है जो वर्ष 1990 के बाद वाले दशक में आईटी के समय था। आईटी ने जब अपनी शुरुआत हमारे देश में और विश्व में करना प्रारंभ की थी, तो उस समय भी हमारे देश की क्षमता पर ऐसे ही सवाल उठाए गए थे, जैसे कि आज एआई के क्षेत्र में हम हम पर उठाए जा रहे हैं। तो लेकिन आईटी के क्षेत्र में भारत ने अपने आप को एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित कर लिया है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सर्विसेज के क्षेत्र में हमारी कंपनियां काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रही हैं। अब कुछ चीज़ें जो हमारे देश के एआई स्टार्टअप इकोसिस्टम की पोटेंशियल को दर्शाती हैं, उसमें से 2-3 पॉइंट यहाँ पे निकल के आए हैं। जैसे कि पिक्सल स्पेस नामक कंपनी ने हाल ही में 6 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं और लगभग $90 मिलियन की फंडिंग रेज़ की है। इसी प्रकार सर्वम एआई ने भी, जो कि एक लीडिंग एआई सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, $40 मिलियन की फंडिंग रेज़ की है। एक्सपोनेंट एनर्जी ने, जो फास्टेस्ट चार्जिंग बैटरीज बनाने का काम करती है, $30 मिलियन की फंडिंग जुटाई है। तो अब ये हमारे लिए एक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि दुनिया आज एआई क्रांति के मोड़ पे खड़ी हुई है और यह हमें डिसाइड करना है कि हम इस क्रांति का नेतृत्व करेंगे या फिर सिर्फ एक दर्शक बने रहेंगे। हमें हमेशा सिर्फ खरीदार बने रहने की बजाय कभी निर्माता भी इस क्षेत्र में बनना है, ऐसी सोच विकसित करनी होगी। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, हमारे देश में एआई में निवेश और बढ़ना चाहिए? अपनी राय अपनी कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।